गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमने पढ़ा था लाइव क्लास में भी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हमने सीखा था कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग करने के, ताकि सब जगह यूनिवर्सली वो अकाउंटिंग क्या हो पाए, सेम हो पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक शॉप वाले का अकाउंटेंट अलग तरीके से कर रहा है, दूसरे वाले का अलग तरीके से अकाउंटेंसी कर रहा है, जिस वजह से क्या है, पुराना अकाउंटेंट जाता है, नया अकाउंटेंट आता है तो उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, वो अपना तरीका अपनाता है, डिफरेंट प्रॉफिट लॉस आते हैं। तो इसीलिए अकाउंटेंसी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको सब फॉलो करते हैं यूनिवर्सली, जिस वजह से एक ही पैटर्न से अकाउंटेंसी फॉलो होती है। ठीक है, हम ऑलरेडी इसमें 6 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है मटीरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर। सबसे पहले हम चलते हैं मटीरियलिटी पे। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मटीरियलिटी, जिसे नाम से पता लग रहा है मटीरियल, हमारी थ्योरी क्लास है आज की। ये कॉन्सेप्ट का चैप्टर थ्योरी चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और थ्योरी, अदरवाइज आपके बाकी सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? मटीरियलिटी कहता है जो चीज मटीरियल है। अब ध्यान से सुनिए, मटीरियल मतलब इम्पोर्टेंट। अकाउंटेंसी के अंदर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो चीज अकाउंटेंसी बिजनेस के अंदर मटीरियल है, आप बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अगर कोई चीज मटीरियल है तो आप उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे। अब कैसे पता लगेगा क्या चीज मटेरियल है? कहते हैं अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, अगर हम कहते हैं कि कोई चीज मटेरियल कब है, अगर वो आइटम आपको पता ना हो, ठीक है, आपको उसके बारे में पता ना हो और आपने जो डिसीजन लिया था, ठीक है, पहले जो डिसीजन लिया था, अब जब आपको उस ट्रांजैक्शन या इवेंट के बारे में पता चलता है और आपका जो अर्लियर डिसीजन, पहले का डिसीजन है, वो चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली वो चीज, वो ट्रांजैक्शन या वो इवेंट हमारे बिजनेस के लिए मटेरियल होती है। ठीक है, मटेरियल क्या होता है? इम्पोर्टेंट, मायने रखना, जिससे हमारे डिसीजन जो लिए गए हैं या डिसीजन की थिंकिंग है वो चेंज हो जाए। क्या कहते हैं? कहते हैं कोई भी मटेरियल, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हो, अगर वो मटेरियल है तो बिजनेस में रिकॉर्ड होंगे, उनके बारे में बिजनेस के अंदर मेंशन किया जाएगा। लेकिन कहते कैसे पता चलेगा मटेरियल कैसे है, वो कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल है या नहीं है? ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। किसी एक बिजनेस के लिए वो मटेरियल हो सकती है, किसी दूसरे बिजनेस के लिए वो मे बी मटेरियल ना हो। मटेरियल कब बोली जाएगी? कहते अगर उस ट्रांजैक्शन इवेंट के बारे में पता लगने पर, जो हमने उसके पता लगने से पहले डिसीजन लिया था, अब उसके बारे में जानने के बाद डिसीजन चेंज हो जाए, वैसा का वैसा ना रहे, हमारा डिसीजन ही चेंज हो जाए, तो मतलब वो चीज इम्पोर्टेंट है, मटेरियल है, हमें इफेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बिजनेस रिपेयर करवा रहा है, बिल्डिंग की रिपेयर करवा रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं रिपेयर। अब हम कहेंगे जो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, क्या ये मटेरियल है? डिपेंड करेगा, क्या ये मटेरियल है? ये डिपेंड करेगा अपॉन बिजनेस। ठीक है, किसी बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए मटेरियल हो सकता है, पर मे बी किसी बिजनेस के लिए 5 लाख मटेरियल ना हो। कब हम कहेंगे मटेरियल है, कब नहीं? मान लीजिए आपकी टर्नओवर है, टर्नओवर बोलते हैं बेटा सेल्स को, सेल्स या रेवेन्यू, जो भी आप ग्रॉस रिसिप्ट्स करते हो, टर्नओवर आपकी मान लीजिए 10 करोड़ है। ठीक है, 10 करोड़ है तो आपके लिए 5 लाख मटेरियल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 लाख ओनली है, ठीक है, तो आपके लिए मटेरियल है, क्योंकि 10 करोड़ में
से 5 लाख कोई बड़ी आइटम नहीं है। हमारी बिल्डिंग बड़ी होगी, बिजनेस बड़ा होगा, टर्नओवर 10 करोड़ है, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख है, मतलब आप लमसम एक मंथ में 1 लाख की सेल करते हो और आप 5 लाख उठा के बिल्डिंग पे इन्वेस्ट कर देते हो, बिल्डिंग की रिपेयर में कर देते हो आप, तो आपके लिए ये 5 लाख मैटर करता है। अब यहाँ पे 10 करोड़ में 5 लाख लगाने से आपका डिसीजन ज्यादा चेंज नहीं होगा, बाकी खर्चों को एडजस्ट कर लेंगे। पर यहाँ अगर आप 5 लाख बिल्डिंग पे लगा देंगे तो बाकी खर्चे कहाँ से करेंगे? तो यहाँ डिसीजन 5 लाख का हमें पता जब चलेगा तो ये हमारे लिए मटेरियल है। ठीक है, तो क्या कहते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट? कहता है अगर कोई आइटम मटेरियल है तो हमें उसका डिस्क्लोजर रिकॉर्ड करना है, प्लस उसको इम्पोर्टेंस देनी है, बिजनेस के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर उसको डिस्क्लोज करना है रीजन के साथ। ठीक है, लेकिन अगर वो मटेरियल नहीं है तो हम इसको जस्ट एज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की तरह रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। मटेरियल नहीं मानेंगे। कैसे पता चलेगा मटेरियल है या नहीं है? कहते बिजनेस पे डिपेंड करता है। किसी बिजनेस के लिए वो मटेरियल हो सकती है, दूसरे के लिए वो मटेरियल नहीं हो सकती। किसी के लिए मटेरियल कैसे हो सकती है? मटेरियल तब हो सकती है अगर उस ट्रांजैक्शन या इवेंट के होने से हमारा जो पहले वाला डिसीजन था वो चेंज हो जाए। जैसे रिपेयर होने से पहले हमारे पास 4 लाख के प्रॉफिट थे और 5 लाख अगर आप खर्च कर दोगे, आपके पास 1 लाख लॉस हो जाएगा, तो आपके लिए अब ये रिपेयर्स करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, ये ट्रांजेक्शन इवेंट क्या हो जाएगा? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, दैट इज फुल डिस्क्लोजर। नाम से पता चल रहा है फुल डिस्क्लोजर, की डिस्क्लोज करो कंप्लीटली। पहली चीज, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रांजेक्शन आपकी मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो ट्रांजेक्शन आपके डिसीजन को चेंज करती है तो वो क्या है? मटेरियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपकी +1 के लेवल की है, इससे अच्छी एग्जांपल और लेते हैं। कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, ठीक है? क्या कैलकुलेटर पेन कॉपी की तरह साल में कई बार परचेज होता है? जी नहीं। कॉपी आपकी भरी, आपने दूसरी कॉपी परचेज कर ली, रजिस्टर्स आपने और परचेज कर लिए, पेन और परचेज कर लिए। कैलकुलेटर आपका लगभग कभी तो 3 महीने में खराब हो जाता है, कभी वो 2 साल भी चल जाता है। अगर आप अच्छी कंपनी का परचेज करते हैं तो वो 2 साल भी चल जाते हैं। अब कहते हैं कि कैलकुलेटर, हमने पढ़ा था 2 तरह के खर्च होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के अंदर रेगुलर खर्च होते हैं, रेकरिंग खर्च होते हैं, बार बार होने वाले खर्च होते हैं। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्या होते हैं? बार बार नहीं होते, नॉन रेकरिंग होते हैं, रेगुलर खर्चे नहीं होते और हमारी एसेट्स को, कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं या एसेट जनरेट करते हैं। अब कैलकुलेटर है जो, वो बार बार भी खरीदा जा सकता है और हो सकता है वो आप 3 साल में परचेज ना करें। तो वो कहते हैं क्या ये एसेट बनना चाहिए या खर्चा बनना चाहिए? क्या ये एसेट बनना चाहिए या खर्चा? तो ये क्या मटेरियल है हमारे लिए? जी नहीं। कहते हैं कैलकुलेटर का खर्चा इतना छोटा है 300-400 कि अगर आप उसको एसेट बनाते हो और बाद में आपको पता चलता है 400 रुपए का है, हम इसको एज ए एक्सपेंस भी मान सकते थे। ठीक है, हमारा डिसीजन चेंज हो रहा है, हम रेवेन्यू कैपिटल से रेवेन्यू पे जा रहे हैं। क्या ये बिजनेस के मेजर डिसीजंस को इफेक्ट करेगा? बिजनेस को इतना इफेक्ट करेगा? जी नहीं। आप 400 रुपए की आइटम पे इतना ज्यादा अपने डिसीजंस को, या बैलेंस शीट में आप कहो कि हम पे सारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी? जी नहीं। 400 रुपए का कैलकुलेटर अगर आपने इस साल खरीदा है तो अगले साल अगर वो चल भी जाता है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें इसको एक्सपेंस नहीं एसेट मानना था, या हमने इसको एसेट मान लिया पर ये पहले ही खराब हो गया, इसको एक्सपेंस मानना है। तो जी नहीं, 400 रुपए की आइटम इतनी मटेरियल नहीं है कि आपका डिसीजन ही चेंज हो जाए। आप उसको हर साल खर्चा मान सकते हो, जिस साल वो हो रहा है खर्च आप उसको एक्सपेंस इंक्लूड कर लोगे। अगर आपका वही कंटिन्यू हो रहा है बिजनेस के अंदर स्टेशनरी में तो आप उसको एक्सपेंस उस साल रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि ये एक माइनर एक्सपेंस है। ठीक है, लॉन्ग रन में यूज हो गया, बेनिफिट मोर देन 12 मंथ मिल गया, तो ऐसा नहीं कि इसमें बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा।
तो ये हमारे लिए मटेरियल नहीं है कि हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करें या एसेट रिकॉर्ड करें। आपने बहुत जगह देखा होगा स्टेशनरी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, स्टेशनरी जो होता है, अगर आपने ₹1,00,000 की स्टेशनरी खरीदी, फॉर एग्जाम्पल 17,000 की यूज कर ली, बड़ी कंपनीज में मान लीजिए कंसल्टेंसी फर्म्स होती है, वहाँ स्टेशनरी यूज होती है, तो अगर मेरे को 70,000 की स्टेशनरी आपने यूज कर ली तो नॉर्मली 70,000 को उस साल का खर्चा मान लिया जाता है और 30,000 जो स्टॉक बच जाता है उसको उस साल की एसेट मान लिया जाता है कि इसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कैलकुलेटर अगर आप एक्सपेंस मान लेते हैं और बाद में पता चलता है वो ज्यादा टाइम यूज हुआ, तो मेरा उससे डिसीजन चेंज होने वाला नहीं है, मेरे बिजनेस में उससे कोई गड़बड़ या मेरे को मेजर इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो वो मेरे लिए उस टाइम मटेरियल नहीं है कि मैं इस पे डिस्कशन करूं या इसको रेलिवेंस दूं कि मुझे इसको एसेट मानना है या एक्सपेंस। ठीक है, छोटा सा खर्चा है, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मान सकते हो। अगर आपने उस साल कैलकुलेटर परचेज किया पर उसको यूज ही नहीं कर रहे तो स्टॉक बच गया, एंड में आप उसका स्टॉक भी शो कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर। हाँ जी, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो कहता है फुली डिस्क्लोज करो। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? फुल डिस्क्लोजर। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस में हमें फॉलो, अकाउंटेंसी करते टाइम हम नॉर्मली फॉलो कर रहे होते हैं। फुल डिस्क्लोजर। अब मैंने आपको शुरू से बताया है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, उन्हीं इवेंट्स को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करो जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मनी में डिफाइन कर सकते हैं, मनी में लिख सकते हैं, मनी में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे कि इमोशंस, आपकी मेहनत या ईमानदारी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हम इनको कभी मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो हम इनको बिजनेस की जो ये ट्रांजैक्शंस है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हम इनको अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे ये बिजनेस के लिए मैटर करती है। अब जो रिकॉर्ड वर्ड है उसका मतलब है कि हम अमाउंट्स में, फिगर्स में मेंशन नहीं करते। जैसे 1,00,000 की सैलरी, ठीक है, 50,000 का बोनस, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। मैं कहूँ मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करिए, इसमें इसको मैं अकाउंटेंसी में कहीं फिगर्स में, जीरोस में, अमाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकती। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैप प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, तो यही हमारी बैलेंस शीट बनती थी जब, तो हम यहाँ पे कैपिटल और सारी लायबिलिटीज लिख देते थे, इधर सारी एसेट्स लिख देते थे, इक्वल आता था। ये सारी किसमें होती थी? अमाउंट्स, ठीक है, रुपीज में होती थी। इंडिया में तो रुपये चलता है तो इंडियन करेंसी रुपीज में, जीरोज में होती थी ये अमाउंट। ठीक है, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, अगर वो हमारे बिजनेस में इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है या इम्पोर्टेंट मैटर है, उसको हम मॉनेटरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते पर रेलिवेंट है, रेलिवेंट होता है, काम का है हमारे, ठीक है, तो उसको कहते हैं आप फुली डिस्क्लोज करोगे। यहाँ नोट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, कि जो बातें बताई जानी चाहिए लेकिन अमाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, उनका इफेक्ट अमाउंट्स में नहीं है पर बतानी है, वर्बली बतानी है जैसे किसी को, तो हम उनको रिटर्न में नोट्स टू अकाउंट्स में, इनके बारे में भी जो डिटेल्स होती हैं बैलेंस शीट की, ठीक है, और जो आपकी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी होती हैं उनके बारे में भी, अगर वो इम्पोर्टेंट है, मटेरियल है, तो हम उनको फुली डिस्क्लोज करना हमारी ड्यूटी है। अकाउंटेंट का ये काम है कि वो बैलेंस शीट के साथ उन मैटर्स को, उन ट्रांजैक्शन इवेंट्स को जो नॉन मॉनेटरी हैं बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मटेरियल है, तो हम उनको क्या करेंगे? फुली डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, हम उनको क्या करेंगे बिजनेस के अंदर, अगर वो मटेरियल है फुली डिस्क्लोज करेंगे। जैसे कि कंपनी के ऊपर केस चल रहा है,
ठीक है। कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, अभी ना कंपनी केस जीती है ना हारी है। इस साल की एंड तक डिसीजन नहीं आया, 31 मार्च तक डिसीजन नहीं आया, मान लीजिए 31 मार्च 2020 तक। अब ये बुक्स जो बन रही है किस साल की काउंटिंग हो रही है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से लेके हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वह 31 मार्च 2020। अब इस एक साल में केस चल रहा है, ठीक है। कंपनी के ऊपर मान लीजिए 5 करोड़ का क्लेम है, एम्प्लॉइज ने कर रखा है, एम्प्लॉय एसोसिएशन ने कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसको। तो 5 करोड़ या तो कंपनी पे करेगी या कंपनी को एम्प्लॉइज से जो कंपनी ने मान लीजिए एक्स्ट्रा पे किया है 5 करोड़ या तो पे करना पड़ेगा या 2 करोड़ मिलने वाला है। अगर केस जीत गई तो 2 करोड़ मिलेगा एम्प्लॉइज से, सैलरी जो होल्ड कर रखी है मान लीजिए वो रख लेगी, या कह लीजिए अगर केस हार गई तो 5 करोड़ पे करना पड़ेगा। अब जो ये बात है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये मटेरियल है? यस। अगर कोई बाहर वाला कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, अगर कोई बाहर वाला कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, कंपनी के प्रॉफिट्स मान लीजिए 6 करोड़ है अब तक के, ठीक है, जिसमें से कंपनी क्या करती है, डिविडेंड से प्रॉफिट्स लोगों को बांटती है। कोई पैसा लगाता है उसको प्रॉफिट बांटती है। तो अगर मैं कहूँ कंपनी केस हार गई, क्या कंपनी के पास प्रॉफिट्स बचेंगे क्लेम पे करने का? जी नहीं। कंपनी के पास 6 करोड़ अब तक टोटल प्रॉफिट है, 5 करोड़ का क्लेम पे करना पड़ जाएगा और कंपनी के पास प्रॉफिट्स 1 करोड़ रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या सामने वाले को उसके लगाए हुए पैसे की वर्थ मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अब मैं कहीं लिख सकती हूँ कि मेरी एसेट 2 करोड़ की है, मुझे मिल सकता है, या मेरी लायबिलिटी 5 करोड़ की मुझे पे करनी पड़ेगी। अब कोई इसको ऐसे नहीं लेगा प्रूडेंस के अकॉर्डिंग की फ्यूचर लॉस है, ये अनसर्टेन है। ये क्या है? अनसर्टेन है, कॉन्टीजेंट है, कि हो भी सकता और नहीं भी। कंपनी केस जीत भी सकती है और हार भी सकती है। तो इस बात को हमारी जो अकाउंटेंसी होती है ना, हम जो अकाउंटेंसी के अंदर की बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, प्रॉफिट लॉस, क्या कमाया, क्या खोया, कितने की एसेट है, सारा हिसाब किताब कंपनीज क्या करती है, रिलायंस वाले जैसे पब्लिश करते हैं, ऑडिटर उनको चेक करते हैं, तो हम किसी को शो करते हैं। तो हमें उस टाइम ये बताना जरूरी है कि कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, जिसे कंपनी जीत गई तो 2 करोड़ मिलेंगे, कंपनी हार गई तो 5 करोड़। क्या ऐसा भी हो सकता है कि केस क्या चल रहा है, कंपनी जीत गई तो कुछ भी पे नहीं करना और हार गई तो 5 करोड़ पे करने हैं? तो ये बात मटेरियल है, क्योंकि सामने वाले को अगर ये बात पता चलती है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है, फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है, कि अगर ये बात मटेरियल है, मटेरियल क्यों है, क्योंकि सामने वाले का डिसीजन इस बात को जानने के बाद क्या हो जाएगा, चेंज। मान लीजिए मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है 1 लाख, तो मैं सोचूं कि 1 लाख के बदले में कहा तो 10,000 प्रॉफिट्स मुझे मिलेंगे, कहाँ अगर केस हार गई कंपनी मेरा 1 लाख भी डूब सकता है। तो क्या मेरे लिए बात ये रिस्क जो है कि मुझे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये बात मैटर करती है? यस, मैटर करती है। तो कंपनी जो मॉनेटरी आइटम नहीं है, पर मैं कहूँ कि वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, केस हारने पे। अब अगर हम कहीं बच्चे कहते हैं कि मैडम ये तो मॉनेटरी हो गई, 1 करोड़ 2 करोड़ मनी भी मेजर हो गया, सिंपली कहती हूँ अगर कंपनी केस जीत गई तो कंपनी चलती रहेगी, अगर केस हार गई कंपनी बंद हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी बंद हो जाएगी, सरकार उसको सीज कर देगी। तो क्या अब ये बात इम्पोर्टेंट है, मटेरियल है? यस। क्या इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए? यस, क्योंकि इस चीज को हम मनी में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि केस हारने पे कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसीलिए फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि नोट्स टू अकाउंट्स में ये जो अमाउंट्स लिखी इनके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में लिखिए, प्लस कोई अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है, ठीक है, और वो क्या है, मटेरियल है, हमारे लिए जाननी जरूरी है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप नोट्स में मेंशन करोगे कि कंपनी इज फेसिंग सूट केस बाय इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट केस हो रखा है, एम्प्लॉयज ने केस कर रखा है, कंपनसेशन टू बी पेड 5 करोड़ और कंपनी में भी क्लोज्ड। तो जो भी मैटर है आपको फुली डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी अकाउंटेंसी में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स में।
क्लियर। तो दो कॉन्सेप्ट समझे पहले हमने, मटीरियलिटी कि कोई आइटम मटीरियल है तो उसका डिस्क्लोजर दो, ठीक है। और कोई आइटम मटीरियल कब है, जब वो आइटम या ट्रांजेक्शन या इवेंट, चाहे वो मॉनेटरी चाहे वो नॉन मॉनेटरी है, अगर उसके जानने से हमारा पुराना डिसीजन चेंज हो जाता है तो वो मटीरियल है, अगर नहीं चेंज होता तो वो मटीरियल नहीं है। दूसरी चीज, फुली डिस्क्लोजर क्या कहता है कि जो आइटम्स मटेरियल हैं, चाहे वो मॉनेटरी हैं चाहे वो नॉन मॉनेटरी हैं, आप उनका डिस्क्लोजर नोट्स टू डिस्क्लोजर में देंगे, मतलब फुल कंप्लीट डिस्क्लोजर देंगे। अब किसी ने ये कह के छोड़ दी कि कंपनी के ऊपर केस चल रहा है लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया, क्या ये फुल डिस्क्लोजर है? जी नहीं। ये अगर कंप्लीट लिखा है कि कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, अगर कंपनी हार गई, कंपनसेशन विल बी अवॉर्डेड 5 करोड़ टू द एम्प्लॉयज, कि 5 करोड़ देना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। और कंपनी में बी वाइंड अप, कंपनी बंद भी हो सकती है। ये बात कंप्लीट लिखे तो ही डिस्क्लोजर को फुल माना जाएगा, तो ही बुक्स को ऑथेंटिकेट माना जाएगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने सही बनाई है, उनमें झूठ नहीं है। ये चीजें ऑडिटर भी साइन करने से पहले चेक करते हैं कि क्या मटेरियल आइटम डिस्क्लोज करी है, क्या डिस्क्लोजर फुल डिस्क्लोजर है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि अगर आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं, मटेरियल आइटम्स को रिकॉर्ड करो, ठीक है। मटेरियल क्या है वो हम जान चुके हैं, और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। कोई आइटम इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्क्लोज करना ना भूलें। चलिए, अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आज की क्लास में, 6 कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। किसी को डाउट है इन कॉन्सेप्ट में, हम इनको लाइव क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। हाँ जी, मैचिंग जैसे नाम से पता चल रहा है, मैच करके चलो, किसको किससे मैच करना है अभी देखते हैं। कहते हैं कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कहते हैं रेवेन्यू को, रेवेन्यू वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, रेकरिंग इनकम के लिए रेवेन्यू यूज होता है, और इस इनकम को कमाने के लिए किए गए रेगुलर खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कहते हैं रेवेन्यू को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या है? एक्सपेंसेस। कहते हैं इस साल 1 ईयर है आपका, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है 1920 या 2021 या 21-22, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, कहते इस साल में कमाए जाने वाले रेवेन्यूज, आपकी जो अर्निंग्स हैं, ठीक है, उनको आप किससे मैच करो? उस रेवेन्यू को कमाने के लिए किए गए इस साल के, ठीक है, रिलेटेड टू रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर, इस साल के कमाई जाने वाली इनकम्स को मैच करो इस साल में किए गए खर्चों से। मतलब अगर मैंने इस साल 10,000 आइटम सेल करी हैं, तो मैं एक्सपेंस भी बुक्स में कितना लेके चलूंगी? 10,000 आइटम्स का एक्सपेंस कितना है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर मैंने 12,000 आइटम खरीदी हैं, तो मैं कहूँगी मेरा एक्सपेंस कितना है? 10,000 आइटम, और 2,000 आइटम जो बच रही वो क्या है? मेरी एसेट स्टॉक, जो कहाँ यूज होगी? फ्यूचर में। अभी मे भी हमें ये चीज इतनी क्लियर ना हो, क्योंकि हमने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं सीखा, वहां पे जाके हमें कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस अलग अलग हैं। क्लियर? तो अगर मैं कहती हूँ इस साल में मैंने 12,000 आइटम खरीदी, ठीक है, एग्जाम्पल से लिंक कर लेते हैं। मैंने क्या किया? 12,000 आइटम परचेज करी, यूनिट्स एट द रेट 10, और मैंने उसमें से 10,000 यूनिट सेल कर दी एट द रेट 15। तो क्या मुझे बता सकते हैं इस साल के प्रॉफिट्स कितने हैं? मैंने इसकी पेमेंट नहीं करी, पर मैंने सेल का पैसा कलेक्ट कर लिया। मैंने इसकी कैश पेमेंट नहीं करी, बट मैंने सेल का पैसा कलेक्ट कर लिया। तो क्या मुझे ये मानना चाहिए कि इसकी पेमेंट नहीं करी तो इस साल कोई खर्चा नहीं हुआ?
और सिर्फ मुझे 1,50,000 की इनकम हुई है। हाँ जी, या मुझे ये मानना चाहिए 1,20,000 की परचेज है और 1,50,000 की सेल है, मेरा 30,000 प्रॉफिट है। और तीसरा ऑप्शन मैं कहूंगी, पहला ऑप्शन था 1.5 लाख प्रॉफिट है, दूसरा ऑप्शन इन दोनों का डिफरेंस 30,000 प्रॉफिट है, तीसरा ऑप्शन की ये 10,000 की कॉस्ट 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख है, तो प्रॉफिट है मेरा 1 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 1 लाख इज टू 50,000। बेटा 3 ऑप्शन है, 1.5 लाख है मेरा प्रॉफिट, या मेरा प्रॉफिट 30,000 है, या मेरा प्रॉफिट 50,000 है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बताएगा। हाँ जी, मैचिंग क्या कहते हैं, इस साल की इनकम को इस साल के खर्चों से मैच करो। मतलब अगर मैंने 10,000 यूनिट्स को 15 रुपए में बेचा है तो मुझे प्रॉफिट भी इस साल कितना होगा, 10,000 पे होगा। जो 2,000 यूनिट मैंने सेल ही नहीं करी उन पे प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, वो तो अभी मेरे पास रखी है। 2,000 गुना 10, 20,000 का स्टॉक तो मेरे पास इस साल अभी रखा है। तो 20,000 का मेरे पास रखा है, तो सेल कितने का हुआ, 1 लाख कॉस्ट वाला। जैसे हम इक्वेशन में क्या करते थे कि 5,000 की चीज 6,000 में बिक रही थी, 1,000 कैपिटल में ऐड करते थे, बाकी स्टॉक क्या रहता था, बैलेंस बचा रहता था, लेस होने के बाद बचा रहता था। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी यही कहता है कि इस साल अगर आपने 10,000 पे रेवेन्यू अर्न किया है 1.5 लाख रुपए 15 रुपए के हिसाब से, तो आपने खर्च भी 10 रुपए के हिसाब से 10,000 आइटम पे ही किया है इस साल के लिए। ये 20,000 खर्चा अगले साल का है जब आप इसको सेल करोगे, जब आप इसके ऊपर रेवेन्यू अर्न करोगे। ये 20,000 की खर्चा कब का है, अगले साल का। इस साल क्या है, ये हमारी एसेट स्टॉक बुक्स के अंदर पड़ा रहेगा, जिससे फ्यूचर में कैश आएगा सेल होगी। तो मैं कहूंगी इस साल की इनकम से मैच करेंगे, इस साल के खर्चे को और प्रॉफिट कितना निकल आएगा, 50,000। सीधी सी बात है, मैंने 10,000 की आइटम के ऊपर 10 रुपए की आइटम 15 में बेची, 5 रुपए अर्न किए, कितना हो गया, 50,000। ठीक है, ऐसे कहते हैं। और भी जो खर्चे हैं इस साल की इनकम को अर्न करने के लिए, इस साल में किए गए खर्चों को उस इनकम से मैच करके चलो। ऐसा नहीं कि खर्चा तो आपने 5 साल का कर लिया, इनकम आप 1 साल की ले रहे हो, तो क्या सही प्रॉफिट निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख बचत हो गई सेल परचेज से, 10,000 का सामान था, 10,000 यूनिट थी, आपने 10,000 की 10,000 सेल कर दी, आपके पास नेट प्रॉफिट सेल परचेज से बच गया 1 लाख। अब आपने बिल्डिंग खरीद ली, मान लीजिए बिल्डिंग 50,000 में खरीद ली, क्या मैं कहूंगी, या 60,000 में खरीद ली, क्या मैं कहूंगी कि मेरा प्रॉफिट सिर्फ अब 40,000 बचा। मैंने सेल परचेज से 1 लाख रुपए बचा लिया और फिर 60,000 की बिल्डिंग खरीद ली, क्या मेरा प्रॉफिट अब 40,000 रह गया, बिल्कुल नहीं। क्या वो बिल्डिंग इसी साल यूज हो जाएगी पूरी की पूरी, जी नहीं। मैं मान के चल रही हूँ वो बिल्डिंग 10 साल बाद काम की नहीं रहेगी। तो इस साल बिल्डिंग पे कितना खर्चा हुआ उस 1 लाख को कमाने के लिए, 6,000। 60,000 में से 10वां हिस्सा इस साल कितना खर्चा हुआ, 6,000। तो मैं कितना एक्सपेंस मानूंगी, और हुआ 1 लाख के बाद 6,000, और प्रॉफिट कितना रहेगा, 94,000। सीधी सी बात है कि जो इस साल की इनकम को अर्न करने के लिए खर्चे करें वो इसी साल के प्रोपोर्शनेट लेने। इसी से हमारा जो कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड सामने आता है। मतलब अगर मैंने रेंट 18 महीने का भर दिया और साल की अर्निंग ले रही हूँ, तो क्या 18 महीने का खर्चा साल की अर्निंग से मैच हो जाएगा 12 महीने से, डिसबैलेंस हो गया। खर्चे आप 18 महीने के ले रहे हो, इनकम आप 12 महीने की। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ 12 महीने के रेंट एक्सपेंस को ही अपना खर्चा मानूंगी, जो बाकी का 6,000 एक्सपेंस है उसको क्या मानूंगी, प्री पेड। क्लियर। तो बाकी हम एक्रोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने वाली हूँ। जैसे मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर आपस में कनेक्ट हो गए, ऐसे ही वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। तो अभी हमने मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर पढ़ लिया है। मैचिंग कहता है सिंपल सी बात कि जितने टाइम की इनकम लेके चल रहे हो खर्चे भी उतने टाइम के लेके चलो। ऐसे नहीं खर्चा आप 5 साल का उठा लो और इनकम 1 साल की, तो लॉस ही आएगा। ठीक है, खर्चा अगर आप 1 साल का इनकम 1 साल की लोगे तो खर्चा 1 साल का ही कंपेयर करो। अदरवाइज वो खर्चा आपका क्या हो सकता है, प्रीपेड हो सकता है। पे नहीं किया आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, पर खर्चा 1 साल का कंसिडर करना
पड़ेगा, चाहे कैश पे हुआ है चाहे नहीं, पर वो एक्सपेंस अगर इनकर हो चुका है, ड्यू हो चुका है, तो उसको उस साल की इनकम से मैच करके चलना है। मतलब यहाँ अगर 12 महीने की इनकम है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 12 महीने का ही एक्सपेंस होना चाहिए, 18 या 10 का नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर 10,000 आइटम से इनकम आ रही है तो यहाँ भी 10,000 आइटम का खर्चा ही रिकॉर्ड होना चाहिए, 15 या 20,000 आइटम्स का नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि 12 महीने में क्या कमाया। ठीक है, यहाँ आप कंपेयर कर पाओगे कि 10,000 आइटम पे क्या कमाया। ठीक है, खर्चा आप 15,000 आइटम का ले लो और सेल आप 10,000 आइटम की ले लो, डेफिनेटली लॉस ही आने वाला है और पास में स्टॉक पड़ा होगा। कल को वो स्टॉक बिकेगा, कोई खर्चा नहीं होगा, खर्चा ऑलरेडी आप कवर कर चुके, तो प्रॉफिट आएगा, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है खर्चों को इनकम के साथ मैच करके चलो। क्लियर बेटा, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कहता है कोई आइटम मटेरियल है उसका फुल डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना जरूरी है। मटेरियल कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई आइटम मटेरियल है उसको रिकॉर्ड करो, कैसे वो मटेरियल उसको डिस्क्लोज करो, कब पता चलेगा वो मटेरियल है, अगर उसके जानने के बाद डिसीजंस चेंज हो रहे हैं। और मैचिंग कहते हैं कि इस साल की इनकम को इस साल के खर्चों से मैच करके चलना है। ठीक है, अभी आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने लाइव सेशन में भी इनको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, और जो बच्चे क्लास सुनते हैं सब लाइव सेशन में आइए। क्लियर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।